नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए क्या है यूपी ट्रिपल एससी पेट जो कि मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट तीसरा आपको करा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। हालांकि मैं अपने वादे के अनुसार चल रहा हूं लगातार। आज मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैंने पेट की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि क्या 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 आएगा, भारतीय इतिहास से आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितना क्वेश्चन आएगा, भूगोल से क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उसको भी जाके आप वीडियो को देख कर सकते हैं और देखकर आप उस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि आखिर में यूपी ट्रिपल एससी पेट आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। आर्यों को वर्ण व्यवस्था का आधार निम्न क्या था? निम्नलिखित देखिए पेशा था। सबसे पहले उनका जो व्यवस्था था वो कैसा था? पेशा था। पेशा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को काम के अनुसार उनको जाति में बांटा गया था। जैसे सबसे पहले लेकर बात और जानिए कि ऋग वैदिक काल में समाज जो है प्रारंभ से वर्ण विभेद से रहित था। मतलब वर्ण विभेद उस समय नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग का अर्थ है, अर्थ में तहाँ कहाँ जैसे इस प्रकार से हुआ करता था। और इस जब आर्यों की वर्ण व्यवस्था आई तो उसमें क्या हुआ था, व्यवसाय के अनुसार इसमें बात की गई थी। व्यवसाय का मतलब पेशा के अनुसार इसकी बात की गई थी। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा पीसने वाली है और मैं कवि हूँ। इस तरह अलग अलग कार्य करते हुए हम लोग एक परिवार में ही रहते हैं। तो हमारा क्या था, इसका आंसर हो जाएगा पेशा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? सिकंदर को। सिकंदर, ठीक है। चौथा ग्रीक, ग्रीक कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ग्रीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। जैसे कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात एंटियोकस का पुत्र सेल्यूकस पूर्वी प्रदेश का राजा था और बैक्टीरिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली। सेल्यूकस ने अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दी। क्या कर दी उसने? भारत पर फिर से पुनः चढ़ाई कर दी और सिंध आ पहुंचा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना ने उसका सामना हुआ। जब वो सिंधु नदी जब ऐसे उसको पार करता है तो उसको चंद्रगुप्त सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि हो गई और इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। जो संधि होने के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, गेक्ट्रोसिया, हेरात और अराकोसिया, कंधार और पेरीपेनी बदाई काबुल राज्य प्रदान कर दिया। मतलब दहेज में उसको क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। अब सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। सेल्यूकस कहाँ का था? सेल्यूकस ग्रीक का था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? ग्रीक को पराजित किया था, ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट को पहुंचे। ये तो आप बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1498 में क्या पहुंचा? भारत पहुंचा और उसने कालीकट में शासक जेमुरीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेमू कालीकट पहुंचा। जेमुरिन ने पुर्तगाल के व्यापार करने की अनुमति मांगी। पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर अल्मीडा था। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने पुर्तगाल के लिए व्यापार करने के लिए जमरीन से क्या मांगी थी? वो पुर्तगाल में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगे थे। उस समय कालीकट बंदरगाह पे शासक जो जेमुरिन रहता था और यही वास्को डी गामा ने उसके लिए क्या मांगी थी? उससे अनुमति मांगी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था जन्म? 1885 में। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी गोकुलदास कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न पूछ सकता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है दोस्तों। 4 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, वह गवर्नर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी,
वह गवर्नर जनरल, ठीक है, जो क्या किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला भी था और उसने एक पार्टी भी दी थी, ठीक है। तो वो कौन था भैया, वो थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन, वो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और उन्हें एक पार्टी भी दी थी। इसी प्रकार से दोस्तों ये हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आइए भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ते हैं, ठीक है। वह बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नेहरू के, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन क्या मानते थे? राजनीतिक राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे। जबकि वो अपना आध्यात्मिक तथा वैचारिक पथ प्रदर्शक गणेश वासुदेव जोशी को मानते थे। किसको? गणेश वासुदेव जोशी, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। आइए, या ये राजनीतिक गुरु इसको मानते थे। और पूर्ण स्वराज की मांग तिलक ने सर्वप्रथम उठाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने उठाई थी? तिलक ने सर्वप्रथम उठाई थी। इन्होंने मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी दो दो समाचार पत्र शुरू किए। यह पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था। ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम के हमले का समर्थन किया, जिसके बाद उन्होंने बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। वहीं जेल में रहते हुए श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्या गीता रहस्य से लिख दी। वहीं रहते उन्होंने क्या कर दी? गीता रहस्य जो है वहां से लिख दी, गणेश वासुदेव जोशी जी ने। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या था? केसरी था बाल, देखिए क्वेश्चन केसरी था, तिलक द्वारा शुरू किया सामाजिक सुधार के संगठन, ठीक। अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र जिससे मालिक एस.एन. बनर्जी थे। एक मराठी समाचार पत्र, देखिए इसका आंसरशिप हो जाएगा, एक मराठी समाचार पत्र था। केसरी एक प्रकार से एक मराठी समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। एक ऐसे बाल गंगाधर थे जिन्होंने पत्रकारिता की वजह से इनको क्या हुई थी? सजा हो गई थी, ठीक है दोस्तों। पत्रकारिता के कारण इनको क्या हो गई थी? 1882 1882 में इनको क्या हो गई थी? सजा दे दी गई थी, ठीक है। और यह सजा इन्हें पत्र केसरी के कोल्हापुर महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। देखिए मराठी समाचार पत्र केसरी में ही इन्होंने कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिख दिया था। इसी कारण इनको क्या हो गया था? 1882 में जेल हो गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन देखिए, 1900, 1905, 1906। तो आप याद रखिएगा 30 दिसंबर को क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 में इसकी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। और मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से याद करते रहिएगा। और ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को रक्षा करना, उनका विस्तार करना, इसकी क्या क्या मतलब इसके क्या उद्देश्य थे, उनका विस्तार करना। लीग के अन्य उद्देश्य के बिना दुष्प्रभावित किए बिना अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। मतलब अपने अपने मुस्लिम लीग की स्थापना को बढ़ाना, मुस्लिम लीग की चीज़ों को बढ़ाना, लेकिन अपनी दूसरे भी जातिगत या दूसरे भी अन्य संप्रदायों के लिए कटुता को कम करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9वां क्वेश्चन। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का प्रयोग किया? तो देखिए आर्थिक मशीनों का उन्मूलन, नहीं, ग्रामीण उद्देश्यों का स्थापना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब आपको प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप प्रश्न के चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि पहला दूसरा ऑप्शन वैसे रिलेटेड होते हैं तो आपको लगता है ये सही है, लेकिन अंत में जब आप पूरी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। मशीनों का उन्मूलन, ठीक है। ग्रामीण जो है कि उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना और न्यास्तिकों के सिद्धांत। देखिए इसका क्या होगा? ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हो जाएगी। नहीं, ग्रामीण उद्योगों नहीं, इसमें देखिए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की बात तो नहीं की थी। अहिंसा का अंगीकार करना, न्यासिता का सिद्धांत इसमें होगा। क्या हो जाएगा? न्यासिता का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने व्यापक न्याय धारिता सिद्धांत का उपयोग किया था। न्याय धारिता जिसको कह सकते हैं, या
क्या बोल सकते हैं, न्याय सीता का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किया था। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए कहा था। जो नील की खेती करते थे किसान, नील की खेती करते थे, तो उसके लिए उन्होंने, किसानों ने महात्मा गांधी से कहा कि सत्याग्रह करने के लिए क्या, चंपारण जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चंपारण। चंपारण की जो यहाँ पे 1917 चंपारण सत्याग्रह, गांधी जो भारत में पहला सत्याग्रह था। और चंपारण के किसान तीन कटिया पद्धति में विरोध के आंदोलन कर रहे थे। तीन कटिया, ठीक है, तीन कटिया पद्धति में विरोध में आंदोलन कर रहे थे। 1917 इसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। पहला किया था किस वर्ष आरंभ किया गया, तो 1917 में आरंभ किया था। और ये चंपारण सत्याग्रह जी था। नील नील की खेती करने वाले किसानों ने इनसे ये बात कही थी। ठीक है दोस्तों, आ जाइए भूगोल। 5 क्वेश्चन ही हो गया, 5 क्वेश्चन ही हो गया। अब आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अक्षांश रेखा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, अक्षांश रेखा आपकी समांतर होती है। और देशांतर देशांतर रेखा ऐसे ऐसे लंबी लंबी होती है, और ये क्या होती है, समांतर होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो समांतर रेखा कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन फर्स्ट। अक्षांश वो कोण जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी पर केंद्र बनाती है। विषुवत रेखा शून्य अंश से स्थिति में माना जाता है। यह यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी उत्तरी अक्षांश, और नीचे तथा दक्षिण की ओर बढ़ने वाली दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। इधर जाएंगे तो 23.5 डिग्री, इधर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो जाएगा नॉर्थ, हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और ये दोनों आपस में जो रेखाएं होती हैं, आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, नाथुला दर्रा निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा देखिए सिक्किम में, क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। यह दर्रा सिक्किम में डोग्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ है, डोग्या। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बढ़िया सर देख लीजिएगा आप लोग। यह दर्रा सिक्किम में डोग्या, ठीक है, श्रेणी में स्थित है। भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, एक बात और आपको इसमें बता दूं कि यह जो है दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी जाने के लिए घाटी होकर, दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। ठीक है, तिब्बत जाने का मार्ग इसी में। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू होती है? देखिए भारत में कौन सी नदी पश्चिम घाट से होकर शुरू होती है, 13वां का क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, ये महानदी है ना, तीसरा ऑप्शन, महानदी से शुरू होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद करते रहिए। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहोवा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, सिहोवा से ऊपर 40 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यह ज़्यादातर उड़ीसा में बहती है, और 857 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है, ये क्वेश्चन आ चुका है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, हीराकुंड बांध महानदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, हीराकुंड बांध महानदी पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रायद्वीप भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीप भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन है? ठीक है, 14वां क्वेश्चन ये कौन सा है, कृष्णा बेसिन। कौन सा हो जाएगा, कृष्णा बेसिन। यह प्रायद्वीप भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के सतारा तथा सांगली जिलों, उत्तरी कर्नाटक तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,51,000, कितना, 2,51,200 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है तक ये विस्तृत है। ठीक है, संसार का सब भारत पहले स्थान पर है। संसार में भारत पहले स्थान पर है। किस चीज़ में है, देखिए निकल में नहीं है, यूरेनियम में भी नहीं है, माइका के उत्पादन में। हमारे यहाँ यूरेनियम थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन भारत में माइका के उत्पादन में विश्व में ये कौन सा स्थान पे, भारत पहले स्थान पे। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, मूल्यवर्धित, 16वां क्वेश्चन। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्यवर्धित का जो किससे वर्धित है, तो देखिए कारक लागत का उत्पादन नहीं, बाजार कीमतों का उत्पादन नहीं, माल और सेवाओं का मूल्यह्रास का नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, माल और सेवा। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, माल और सेवाओं के एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। यही होगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। माल और कीमत, माल की कीमत और उसके उत्पादन के इस्तेमाल किए गए सामग्री या आपूर्ति की लागत के बीच अंतर के व्यक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में मूल्य
वर्धित का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह उस आर्थिक गतिविधियों का घोतक है जो कुछ प्रतिष्ठानों के उत्पादों को दूसरे बस इतना याद रखिए कि माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल की सेवाओं को लागत का अंतर क्या कहलाता है? मूल्य वर्धित कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्य वर्धित कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? ध्यान दीजिए, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कितनी थी? 4 वर्ष तक थी। ठीक है, और 74 से लेके कहाँ तक थी? 79 तक थी। 74 से लेके 79 तक था। ठीक है, मतलब चार पाँच, इसको ये लिख सकते हैं, ये पांचवी वर्ष में सामान्य काल कितना था? 74 से लेकर 79 तक था। फिर भी नरेंद्र मोरारजी देसाई सरकार ने इसे पंचवर्षीय योजना को 1778 में इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और इसे छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। देखिए, होने को इसका नियम तो 74 से लेकर 1974, कितना? 1974 से लेकर 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन जो मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया, इसको 1978 में इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना क्या कर दी? लागू कर दी। तो छठी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी? 1978 से शुरू हो गई और 1978 से ऊपर क्या होगा? 1993 तक चली गई। 1993 तक चली गई। इस पंचवर्षीय योजना को पुनः राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सरकार ने 1980 में क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और फिर से नई छठी पंचवर्षीय योजना की क्या हो गई? छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी गई। हालांकि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कौन पंचवर्षीय दिवस तक चली, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना की प्रारंभ की गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये 18वां का क्या हो जाएगा? पहला। देखिए, लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 लड़कों के लिए 918 लड़कियों वाले न्यून बल लिंग अनुपात अंतर से कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में 2 योजनाओं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को क्या किया था? दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि खाता की शुरुआत की थी। सुकन्या योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम लड़कियों का बैंक खाता अधिक ब्याज दर पर आयकर लाभ में युक्त होगा। मतलब इसमें क्या किया गया था? अधिक ब्याज दर, 10 वर्ष से कम की लड़कियों को बैंक खाता अधिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि चालू खाता, 19वां देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसका स्थिति हो जाएगा घाटा बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाटा। कर और गैर कर दोनों स्रोतों से प्राप्त सरकार को अनुमानित प्राप्तियों की तुलना पूंजी और चालू खाता दोनों स्तर पर सरकार व्यय और कुल अधिकता को वित्तीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जाता है। वित्तीय घाटा बजटीय घाटे का एक प्रकार है जिसमें सरकारी व्यय एक वित्त वर्ष के दौरान इस आय से अधिक होता है। ठीक है, इसमें घाटा बजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय के निम्नलिखित क्या शामिल नहीं होते हैं? सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव नहीं हो जाएगा। ठीक है, नैतिक दबाव सेंट्रल बैंक का एक चयनात्मक शाखा नियंत्रण विधि है। क्या है? चयनात्मक है। मतलब चयन के साथ इसका काम हो सकता है, पर्यात्मक नहीं है। ये पर्यात्मक नहीं है, पर्यात्मक ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये चयनात्मक है, मतलब ये करें भी और हो सकता है नहीं भी करें। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर व्यापारिक बैंकों को मार्गदर्शन पत्र लिखे जाते हैं ताकि बैंक के निर्देशों का पालन करके अनुसार कार्य सके। इसे नैतिक दबाव की संज्ञा दी है। इसको क्या जाता है? नैतिक दबाव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। 21वां क्वेश्चन पे है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के प्रश्न आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं में के मन तक आदर्शों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में आदर्शों की झलक मिलती है। तो इस संविधान का क्वेश्चन है, किसमें इस चीज़ की झलक मिलती है? इसकी झलक प्रस्तावना में मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन के तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में ही मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। किसके लिए चुनाव करा? भारत में निर्वाचन आयोग
के लिए चुनाव कराता है। तो किसके लिए चुनाव कराता है? देखिए, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। संसद सिर्फ हो नहीं सकता, संसद राज्य विधानसभा हो नहीं सकता, संसद राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा हमारा? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? इसी के लिए निर्वाचन कराता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू होता है? किस अनुच्छेद के लिए? ध्यान दीजिएगा, अच्छा, बहुत ही अच्छा रिपीटिंग क्वेश्चन है। धारा 356 आपको कहीं दिख रहा होगा तो इस पर ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, 356 आपको दिख रहा है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में भी लागू हो सकता है। 3-5 ज़्यादा 3-5 कोई करेगा तो 6 लग जाएगा, 6 लगेगा, 3-5 करेगा तो 6 लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। अब आगे जी, भारतीय संविधान वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान करता है, और वो कौन सी शक्ति प्रदान करता है जो क्या कर सकता है? लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लिया, 1985, 8-5 पावर आ गया। कितना आ गया? 8-5 पावर आ गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप निरूपित करता है। देखिए क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप निरूपित करती है। कौन सी निरूपित करती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को नहीं, किसी गांव की सारी आबादी को नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पंचायत राज के निर्वाचक मंडल को। एकदम सही है। इसको क्या लिखेंगे? ग्राम सभा के अंतर्गत। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो उस ग्राम सभा के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जो निर्वाचित नामावली में दर्ज होते हैं और एक गांव के पंचायत स्तर पर सम्मिलित रहता है। देखिए, जब कोई गांव में कोई रहता है निर्वाचक मंडल में, जब उसमें सदस्य रहेगा, अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जो रहेगा वो निर्वाचित नामावली में दर्ज होते हैं, वही एक गांव के पंचायत स्तर तक क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है? ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आंसर ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन 3। कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में हमारे बॉडी में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर के में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल के इसे संग्रह कर लेता है। मतलब आवश्यकता से अधिक यदि आपको मिलेगा बॉडी में तो क्या करेगा? यकृत। कौन इसको करता है? कौन इसको संग्रहित करता है? मतलब कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। यदि एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसको क्या करेगा? संकृत कर लेगा, मतलब संचित कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किस हथियार का या किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे, गामा रे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, उसके बाद अल्ट्रावायलेट। मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन आपको पढ़ने के बाद आपको एकदम पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ जाइए। मतलब विकास के लिए पता किया जाता है। बहुत लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं कि पेट में मतलब गर्भ में बच्चा है कि मतलब बॉय है कि गर्ल है, लड़की है कि लड़का है, इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे इस पर क्या हो गया? बैन हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों पर, न्यूक्लियस सिर्फ गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कैसा उसका व्यवहार निर्भर करता है, क्योंकि ये दोनों तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये बाहर होता है। तो यही बताता है कि ये वो रिएक्टिव होगा या रिएक्टिव नहीं होगा, कैसा उसका व्यवहार है रासायनिक, ये बताता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में स्थिर होते हैं। आप जानते होंगे कि इस तरह होता है प्लस माइनस, उसके बाद ये 4 सेल होते हैं, सेल में स्थिर होते हैं। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन प्रणाली के रासायनिक जो अंतिम में जो भी इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो उसके क्या करते हैं? गुणधर्म को निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आम तौर पर होता है। पोलर डाई, ध्यान दीजिएगा, पोलर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो हमने पढ़ा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किया जाता है, किसके लिए? उच्च आवृत्ति के लिए नहीं किया जाता है, माइक्रोवेव नहीं, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए इसका किया जाता है, पोलर के लिए, ठीक है, क्योंकि पोलर क्या करता है? चेंज करता है। देखिए, सामान्यतः डाइलेक्ट्रिक्स पदार्थ है जिसके चालन के स्वतंत्र आवेश नहीं कर सकते, इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव आवेश में बंधे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक में 10⁻16 मीटर से के निश्चित दूरी के द्वारा प्लस पॉजिटिव और निगेटिव आवेश का गुरुत्व केंद्र अलग अलग होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कहता है कि यह ध्रुवीय पोलर है, और भौतिक में इस प्रकार के डायरेक्ट उपयोग डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बरसात की बूंदें बहुत ऊंची से गिरती हैं, उसके बारे में निम्नलिखित कौन सा बात सही है? बरसात की बूंदें क्या होती हैं? बहुत ऊंचे से गिरती हैं। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदें के लिए विभिन्न होते हैं, ठीक है, यही हमको सही लग रहा है। बरसात की बूंदें जो है, देखिए पहला ही ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं। समान अंतिम वेग के साथ गिरती नहीं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं नहीं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती है नहीं, बिल्कुल ये एकदम गलत है। तो आगे आ जाइए। समान वेग से साथ गिरते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों के बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, ठीक है, एकदम सही यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बूंदों की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। समान वेग से तो गिरेंगे नहीं, ये भी समान वेग से विभिन्न वेग से नहीं गिरेंगे क्योंकि जमीन को बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जिसका वजन ज़्यादा होगा वो उस हिसाब से उसमें ऐसे काम करेगा, ठीक है। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है तो उनका अंतिम वेग वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों के बूंदों के लिए विभिन्न है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंदों की आकृति गोल पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देखिए, जो वर्षा गिरता है वो पृष्ठ सरफेस टेंशन के कारण वर्षा कैसे हो जाती है? वर्षा की बूंदें कैसे हो जाती है? गोल हो जाती हैं, ठीक है। आ जाइए, आप देखिए प्रारंभिक अंकगणित। तो मैं आज आपको प्रारंभिक अंकगणित के कुछ क्वेश्चन आप लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि x है, तो दो संख्या, ये पहली संख्या मान लेते हैं x है, हम पहली लिख रहे हैं, और दूसरी संख्या तब हम क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या मान लेंगे 2490 माइनस एक्स। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5 संख्या के बराबर। अब बहुत ही अच्छा लॉजिक देखिए क्या है। पहली संख्या का 6.5% हम लिख सकते हैं, पहली संख्या मेरा एक्स था, गुणे 6.5%, ठीक, बराबर किसकी? दूसरी संख्या हमारी ये है, तो हम लिखेंगे 2490 माइनस एक्स इंटू कितना परसेंट बोला है? 8.5% बोला है, तो यहाँ पे लिख दिए 8.5%। अब हालांकि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या करना है और क्या करें? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लिखते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे, पहले हमें देखिए लिखें इसको क्या, एक्स गुणे 65/1000, क्या लिखेंगे? पॉइंट हटाएं, 1000 नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2490 माइनस एक्स इंटू 85/1000। 1000 से 1000 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब देखिए इसको भी काटिए, 5 एकम 5, 5 5 3 15, इसको भी काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है दोस्तों। अब ये हो जाएगा 13x, क्या हो जाएगा ये? 13x। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपको होना चाहिए ये हो जाएगा -13x, क्या हो जाएगा ये? -17x, और ये इधर आके गुणा हो जाएगा 2490 गुणे 17, 2490 गुणे 17। अब देखिए इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30। इधर लेके आएंगे जब इसको तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 30x बराबर 2490 गुणे 17। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2490 गुणे 17/30, ठीक है, ये कट जाएगा 3 से। अब इसको काटिए, 3 3 3 8 24, 3 3 9, ठीक है। अब आ जाइए 17 के 17, 17 से 17 51, 51 को लिखेंगे 1, और फिर क्या बचा हमारा? 5 हासिल लगा, 17 का 8 में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 कितना? 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 141 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 141 आंसर आ जाएगा। अरे सॉरी 141, तो हम लिखेंगे क्या? 1411। तो पहली हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पहली फर्स्ट संख्या तो हमारी 1411 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2990 में से 2490 में से 1411 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1079। अब इसका 6.5% और इसका 8.5%, अगर दोनों को निकालेंगे तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या निकाला? 1411 एंड 1079 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राहुल की आय, अब आगे देखिए, राहुल की आय राम की आय का 10% अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं राहुल की आय, तो हम लिखते हैं राहुल
उसके बाद राम। राम की आदि अगर हम 100 लेते हैं तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 10 हो 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं। और एक और लॉजिक और बताऊंगा। सतीश की आय राम की आय का 15% अधिक है। तो अब देखिए सतीश यहाँ पे है, तो सतीश यहाँ 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 115%। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब इसको जब सॉरी अब दिखा नहीं आपको, अब देखिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 115 हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो अब पूछा क्या है कि राहुल की आय सतीश का कितना परसेंट, तो आप लिखेंगे राहुल की आय 110 है और सतीश क्या कितना है 115 है। गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको 5 से काटिए, लगभग ये इसका गुणा कर दीजिए, एक एक इतना हो जाएगा, अपान में 115 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 95.65% लगभग आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ये तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 95.65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत आयु 21 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, औसत आयु अगर 21 वर्ष है 5 सदस्यों का, तो टोटल कुल वर्तमान आयु मतलब टोटल कितना लिखेंगे कुल, तो 5 गुणे 21 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 105 मतलब टोटल जोड़ेंगे तो उम्र इतनी आएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यदि सबसे नहीं अगला क्या लिखा है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य का जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे सदस्य, तो यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है और तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छी बात है ये। अभी सबसे छोटा 5 है, तो अभी 5 है तो एक बात बताइए, सबसे उस जब जन्म हुआ हो तो 0 वर्ष का रहा होगा, 5 साल की गैप है उसके, 5 साल का अभी है, तो हमको इसके जन्म के समय जाना पड़ेगा। क्या करना होगा, सदस्य के जन्म के समय जाना पड़ेगा। तो जन्म के समय जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 साल पहले जाना पड़ेगा। तो जब 5 साल पहले जाएंगे तो पाँचों सदस्य 5 साल पहले जाएंगे, तो क्या करेंगे 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 25 वर्ष। इसका मतलब 25 वर्ष पहले चलिए, क्योंकि 5 वर्ष है तो इसमें से हम क्या करेंगे 105 में से 25 हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 0 और एक कितना हो जाएगा 80। अब ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था जन्म के समय, तो अभी उसमें अभी अब उसमें परिवार कितनी थी, अब परिवार 4 ही लोग थे, अभी वो जन्म नहीं लिया था, जन्म लेने वाला था। तो अब कितने सदस्य थे 4 थे, तो अब ये हमारा एवरेज आ जाएगा, ये हमारा एवरेज आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो उस समय औसत आयु पूछा है, उस समय औसत आयु पे जब बच्चा पैदा होने वाला था। ठीक है, तो और 4 80/4, तो 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20 वर्ष इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 वर्ष एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 1 सही 7/9। ठीक है, उसके बाद क्या दिया 3 सही 5/8। ठीक है, माइनस 2 सही 1/18 प्लस 4 सही 7/16 माइनस 9 5/18 और प्लस 1 71/141। ठीक है, इसको आइए लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इसको एक बेसिक इसका लॉजिक समझ लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसी क्वेश्चन को नोट मत करिए, क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आइए। यहाँ पे 1 है तो किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 7/9 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 7/9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो पहले देखिए 1 लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट जोड़ के लिखूँगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 के बाद कितना हो जाएगा -2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 के बाद 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर 9 घटा देंगे तो 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3, और -3 में यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -2। इसका तो आंसर हमने निकाल दिया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा मतलब फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, उसको लिखते हैं। देखिए उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7/9। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 5/8 बचा है। उसके बाद क्या लिखेंगे -1/18 लिखा है। ठीक है, -1/18 है। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे प्लस 7/16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 7/16। फिर ये देखिए माइनस है तो फिर ये क्या -5/18 लिखेंगे। उसके बाद फिर आ जाइए 71/141।
144 लिखेंगे, 71/144 लिखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 144, क्या लेंगे, इसका आंसर 144 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा 18 से भी कट जाएगा 144, और 16 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। अब देखिए आते हैं करते हैं, तो ये देखिए इसमें इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में जो आता है उसको लिख देते हैं। तो कितनी बार हो जाएगा, 9 एकम 9 बचा क्या, 9 9 छक्का 54, मतलब 16 बार में, 16 सते 7 7 छंग 12 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 16 सते 112। ठीक है, अब आ जाइए 8 से इसको डिवाइड करिए। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 अट्ठा 64, 8 एकम 8 अट्ठा, 18 पचे 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 पचे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 हो जाएगा। फिर माइनस 18 में जब इसका भाग देंगे, 18 में इसका 144 में जब भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 बट्ठे 144, तो ये फिर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, देखिएगा मल्टीप्लाई तो -8 हो जाएगा। आगे देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इधर 16 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर 16 से 16 कम 16 नवा 144, 16 नवा 144, तो 9 आ जाएगा। और 9 में किसका गुणा करना, 7 का, 7 नवा 63, कितना हो जाएगा, +63 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। प्लस 18 से अभी भाग दिए थे तो कितना आया था, 16 आया था। तो 16 माइनस 16 नहीं, 8 आया था, 8 आया था, 8 8 5 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 5 40 -40 होगा, कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। इसका 144 से कम 144 क्या हो जाएगा, ये +71 हो जाएगा। 112 190 8 -8 -40 कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए बटा में 112 90 कितना हो जाएगा, 112 90 +63 +71 कितना हो जाएगा, 336। और यहाँ पे प्लस करके -2 हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे 144 है, इसको घटाइए तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 288 बटा में 144 +-2, इसको काटिए कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। आप देखिए -2 +2, इसको हम सॉल्व करें तो 0, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, इसका 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हालांकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप जल्दी करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को फटाफट, ये फ्रंट वाला जो सामने वाला है इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा, और जो बता फ्रैक्शन में उसको जल्दी से जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ये 35वें मतलब इस अंकगणित का अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए 0, अब देखिए मैं इसी तरह डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट का आगे 3 संख्या है, पॉइंट का आगे 3 संख्या है, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो डायरेक्ट 64 लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट, ये भी तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये 15,000, उसके बाद लिखिए इसको 15, ये पॉइंट के आगे फिर 3 संख्या, तो कितना हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 4,096, तो 4,096। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कुछ देखिए, तो ये कटेगा कुछ, देखिए इसको हम, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 8, हम लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद ये 16 है, ठीक है, 256 किसका स्क्वायर है, 216 का स्क्वायर है। और एक बात ध्यान दिए, ये 15,625 आपको याद नहीं होगा, ये 125 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 125 गुणे 125। उसके बाद बटा में आ जाइए, ये 5 का स्क्वायर है, जानते होंगे, 5 गुणे 5, अब ये अंडर रूट में, ये स्क्वायर रूट में ही है, जिसको हम करड़ी बोलते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25, और 64 नीचे दिया हुआ है, 4,096, तो 4,096 को हम लिख सकते हैं 64 का गुणे 64, मतलब 64 गुणे 64 मतलब 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 64 गुणे 64। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें से देखिए 8 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, इसमें से 125 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा, नीचे 5 बाहर, इसमें से 25 बाहर, और इसमें से 64 बाहर। तो अब देखिए 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 8 कम 8 अट्ठा 64, और 8 के 8 8 दूनी को 16। तो इसका फाइनली जो आंसर आ रहा है, बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आ सकता है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों आप इसको मुजबानी भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप इस पूरा ये 64 256 इतना बचेगा, और सारे को काट लीजिए, सारे को क्या कर लीजिए, सिर्फ 25 को इससे काट लीजिए, फिर ये 625 से भी कट जाएगा, ये 256 भी 4,000 से जब कर लेंगे तो अंदर पूरा कटने उठने के बाद आपको 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 4 जब बचेगा, तो 4 जब अंडर रूट में बढ़ जाएगा तो 4 का बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, और देखिए मैं जो है कि आपको एक बात बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट 1 था, प्रैक्टिस
सेट 1 जो है मैंने उसमें डाल दिया है, मतलब अपने पहला वीडियो डाल चुका हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 भी डाल दिया। अब मैं दोनों का लिंक इस थर्ड वाले प्रैक्टिस सेट में, मतलब प्रैक्टिस सेट थर्ड वाले में मैं क्या करूँगा, लिंक दे दूँगा। आप इसको लगा करके इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा और आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व ज़रूर करूँगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, आ जाइए आप समान हिंदी पे चलते हैं। अब आ जाइए समान हिंदी। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित का देखिए, पंडित पत्नी नहीं होगा, पंडिती नहीं होगा, पंडिती मतलब ये आसान क्वेश्चन था, पंडिताइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडिताइन होगा। रसिक प्रिया के लेखक, ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया के लेखक कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। रसिक प्रिया के लेखक कौन है, तो मैं अभी एक वीडियो लेके आऊँगा ऐसा दोस्तों, मैं हिंदी के भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप हिंदी की वीडियो भी देखते रहिएगा। और रसिक प्रिया कौन, मतलब जो लेखक हैं, लेखक उनके मतलब उनके क्या क्या, उन्होंने कौन कौन की किताबें लिखी उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका भी एक वीडियो अलग से मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखिए, पंडित का पंडिताइन हो गया। अब रसिक प्रिया के लेखक कौन है, तो रसिक प्रिया के लेखक केशव दास है। कौन है, केशव दास जी हैं, ठीक है। रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास जी हैं। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान का विलोम बचाना। महान का देखिए क्या हो जाएगा, महान का तुच्छ, छोटा, क्षुद्र। महान का तो छोटा होगा नहीं, महान होगा नहीं, क्षुद्र भी नहीं होगा। और महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ व्यक्ति। लोग कहते हैं ना कि तुम महान हो, और कहते हैं कि तुम तुच्छ हो, तो महान का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम तुच्छ हो जाएगा। और शुद्ध वाक्यों को, वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए सारे 4 ऑप्शन क्या है, ये शुद्ध हैं। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ेंगे जब तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मतलब अब आगे आ जाइए। देखिए क्या यहाँ पे होगा, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों को गुस्सा मत करो, ये कुछ सही नहीं बैठा है, तो इसकी ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये सही हो जाएगा। बच्चों को नहीं, ये जो को है ये सही नहीं बैठा है, बच्चों पर यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्रिया के आधार बच्चे हैं, ठीक है, इसी पर कारक चिन्ह आएगा, अतः शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चों। बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, के ऊपर गलत हो जाएगा, बच्चों का गुस्सा मत करो। बच्चों का गुस्सा कोई समान तो है नहीं कि गुस्सा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट। 9 2 11 होना, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, देखिए इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जो कि मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, सारी चीज़ मैं आपको समझाऊँगा और अच्छे तरीके से इसको भी क्लियर करूँगा। 9 2 11 हो जाए। 9 2 11 का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता होगा। 9 2 11 मतलब कोई भी काम करने को बोलो तो क्या करें, भाग जाए, क्या हो जाए, गायब कर देना। गायब कर देना नहीं होगा, भाग जाना हो जाए। 9 और 2 गिनना, क्या हो जाएगा, ये भाग जाना इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सामान्य अंग्रेजी पे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सामान्य अंग्रेजी क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। देखिए एक होता है सिनोनिम्स और एक होता है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, मतलब कोई भी चीज़ का समानार्थी शब्द निकालिए, बताइए, और कोई भी शब्द का उल्टा शब्द बताइए। मिस्चीवियस, ठीक है। मिस्चीवियस का मतलब होता है खुरपाती। क्या होता है, जैसे नटखट, इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, नटखट। मैं 100 वर्ड मीनिंग लेके आऊँगा, 100 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लेके आऊँगा दोस्तों, जो कि आपको आना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें जो जैसे मिस चीवियस का मतलब क्या होता है, नटखट होता है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता होगी तभी आप इसका एंटोनिम निकाल पाएंगे। अब देखिए, मिस्चीवियस का जो एंटोनिम उल्टा नॉटी भी, नॉटी का मतलब भी क्या होता है, नटखटी होता है, ठीक है। और इंजॉइंग का मतलब भी नटखट होता है। प्लेइंग ट्रिक भी का भी होता है। एनॉइंग पीपुल का भी मतलब वही होता है। तो इसका देखिए, अब ये नटखट है, मतलब परेशान करने वाला है, तो उसका जो कोई परेशान करने वाला होता है, नटखट का मतलब होता है शरारती, परेशान करने वाला। तो ये बताइए, एनॉय का मतलब भी परेशान करने वाला है, इस्तेमाल का मतलब तो होगा ही नहीं उसका उल्टा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। जो कोई किसी को परेशान करता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो मदद करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आ जाइए, रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। तो हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो हिज रूम एंड स्टडी, ठीक है। अपने रूम में जाओ और स्टडी करो, ठीक है। तो 42वां का क्या हो जाएगा, यह एक इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसको लिखेंगे हिज फादर सेड, ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज फादर टू सेड टू हिम, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हिज फादर शाउटेड, ये भी नहीं होगा। हिज फादर एकदम सही, देखिए हिज फादर सेड हो जाएगा हमारा, हिज फादर सेड। अब ऑप्शन पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप ऑप्शन तीनों चारों पढ़ लेते हैं तो आप जल्दीबाजी ना करें, बस आराम से इसको ऑप्शन पढ़िए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट, जो इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट में 43वां क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। हैव यू एवर हियर्ड सम वन यूज टू फ्रेज वंस इन ए ब्लू मून
blue moons, people use to expression to describe some things that they do not very often. For example, someone might say that he tried to avoid eating sweets because मतलब क्या करते हैं ईटिंग को अवॉइड करते हैं because they are unhealthy but will eat chocolate once in a blue moon. So, or someone who does not usually like to go to the beach might say I visit the shore once in a blue moon. While many people use this phrase, not everyone know the meaning behind it. The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. जो है कि मून कैसा एक्चुअली ब्लू नहीं है. दिस इज just an expression. The phrase blue moon actually has to do with the shape of the moon, not the color. असल में उसको शेप की बात करें, नॉट कलर की बात नहीं कर रहे हैं. एज द मून ट्रेवल्स, ठीक है. जब मून क्या कर रहा है, ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ, जो है मून उसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है. इट अपीयर्स टू चेंज शेप, लग रहा है कि वो चेंज अपना शेप अपना बदल रहा है. वी एसोसिएट सर्टेन नेम्स विथ सर्टेन शेप ऑफ द मून. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कैन सी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मून इट इज कॉल्ड क्रिसिएंट मून. क्या बोलते हैं इसको, क्रिसिएंट मून कहते हैं, ठीक है, क्रिसिएंट मून कहते हैं. ए क्रिसिएंट इन a shape that looks like the tips of fingernails when we cannot see the moon at all, it is called the new moon. When we can see the entire moon it is called the full moon. अगर हम उसको पूरा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फुल मून बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे. फुल मून. एवरी मंथ usually there is only one full moon every month. Sometimes however there will be two full moons in one month. When this happens the second full moon is called the blue moon. यदि जो ऐसा अगर मंथ में दो बार फुल मून आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं. सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ठीक है. ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर देयर विल बी 15 ब्लू मून्स. कितने, 15 ब्लू मून्स. एज यू कैन सी ए ब्लू मून्स इज वेरी रेयर इवेंट. ए ब्लू मून इज वेरी रेयर इवेंट. दिस फैक्ट हैज़ लेड पीपल टू यूज द expression once in a blue moon to describe other very rare event in their lives. 43 का देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम समझते हैं, इसको हमने पढ़ा, रीडिंग की, आप क्वेश्चन को ढूंढते हैं. यूजिंग द पैसेज एज ए गाइड इट कैन बी अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एक्सप्रेशन. रोहित हैज लॉस्ट हिज माइंड. इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. टू बी कम मेंटली इल. लास्ट में क्या होगा, एन एप्पल डे कीप योर डॉक्टर अवे. ए विल माउ द ग्रास आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, ठीक है. इट इज़ नेवर बैड टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू. तो पहला इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोहित है. जो कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं इसमें, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन है, ठीक है. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्थर राइट एज यू कैन सी ए ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट. द पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, कह रहा है कि अगर आप ब्लू मून को देखते हैं तो ये बहुत ही रेयर मूवमेंट है. क्या है ये, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम ये देखने को मिलता है. तो ये इसका क्या मतलब है, तो द ऑर्थर सपोर्ट एंड, ठीक है, क्या सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट आंसर एन अर्लियर क्वेश्चन. ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं, अर्लियर क्वेश्चन में कहा दिया. प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल इसमें बात नहीं की गई है. और सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन चैलेंज प्रीवियस स्टेटमेंट. देखिए इसमें क्या है, सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन, मतलब इस कंक्लूजन के बारे में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है. तो द आर्थर सपोर्ट एन अपकमिंग कंक्लूजन या अपकमिंग इंटरफ्रेंस, क्या कर सकते हैं, इंटरफ्रेंस, ठीक है. विच ऑफ द, देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए ना कि आप आउट वाला करिए, मतलब कि 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन देखिए कौन कौन गलत है. जैसे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब इन्हीं दोनों में आपको चिंता वो है. तो अब देखिए इसका मतलब साफ साफ है कि मून कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ये आगे की बातें बताना चाह रहा है, कंक्लूजन के बारे में बताना चाह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी गुड एग्जाम्पल ऑफ समवन डूइंग समथिंग वंस इन ए ब्लू मून. कौन सा गुड एग्जाम्पल है जो कि ब्लू मून में हमको करना चाहिए, ठीक है. तो देखिए इसमें
अब ध्यान दिए, आरुषि लाइक टू गो टू माउंटेन एवरी वीकेंड, आरुषि गोज टू माउंटेन वंस इन ब्लू मून, ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अखिल रियली मेंबर टू टेक आउट द ट्रेस, अखिल टेक आउट द ट्रेस वंस इन ए ब्लू मून, ये अखिल वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शालू हैड टू वॉश द डिशेज नीदर नेवरथलेस एंड शी डज नॉट एवरी, शालू वॉशेज द डिशेज वंस इन ब्लू मून, नहीं ये सब गलत है, डिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी समटाइम फॉरगेट टू डू हिज, खुशी फॉरगेट टू डू हिज होमवर्क वंस इन ब्लू मून, ये भी गलत है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, अखिल हो जाएगा, अखिल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने का मतलब कि अब हम लोग को किस पे आना है, अब हम लोग को आ जाना है तर्क शक्ति, जो कि आप लोग अच्छे से करते हैं, आप लोगों को समझ में आता है। आइए देखते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति। यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, बढ़िया क्वेश्चन, इसको देखिए मुझे जबानी में करने का तरीका बताया। तो कमरे को बिस्तर कहा जाता है या छोड़ दीजिए उसको। अब खिड़की देखिए पूछा क्या है, आदमी किस पे नींद लेगा, आदमी किस पे नींद लेता है भैया, बिस्तर पे लेता है। ठीक है, आदमी किस पे नींद लेता है, बिस्तर पे। बिस्तर को क्या कहा गया, बिस्तर को खिड़की का आंसर क्या हो जाएगा, खिड़की, बस बात खत्म हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान। पहले क्वेश्चन पे जाइए तुरंत, आदमी किस पर नींद लेता है, तुरंत देखिए आदमी किस पर नींद लेता है, बिस्तर पर नींद लेता है। अब बताइए, देखिए कमरे को बिस्तर का, बिस्तर को क्या कहा, खिड़की, खिड़की आंसर हमारा हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, पहला आंसर। आदमी बिस्तर पे नींद लेता है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आज ये सोशल, तो आज जैसा मैं बताया हूँ कि आपको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सोशल, उसके बाद इसके नीचे TQFMFR, ST एक हो रहा है, OPQR 2 हो रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, समझ में आ गया होगा मुझे हिसाब से। L का होता है 12 और R का कितना होता है 18, कितना हो गया 6 प्लस हो गया, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फटाफट क्वेश्चन करना है हमको। मैं आगे पिछले प्रैक्टिस सेट पहले दूसरे प्रैक्टिस सेट में इसका ट्रिक बता चुका हूँ, फटाक से इसका नंबरिंग कर लीजिए। जैसे एस का 19 होता है, 20 होता है, इसका O का 15 होता है, इसका 17 होता है, C का 3 होता है, इसका 6 हो जाएगा, 3 जुड़ रहा है, इसमें 9 होता है, इसका 14, मतलब 5 4 जुड़ गया, इसमें 5 जुड़ गया, इसमें 6 जुड़ गया। आइए देखते हैं, डी 4 होता है, 4 का अगले बाद 5 होगा, तो सब में ही है। I 9 होता है, तो 9 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 9 तो 11 हो जाएगा, तो 11 मतलब के हो जाएगा। ठीक है, तो ई के हो गया। उसके बाद एम, तो 13 होता है, 13 में 3 जोड़ना है, तो 16 हो जाएगा। 16 को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तो पी तीनों में अभी है। आगे और आ जाइए, एम पी का होता है 16, 16 में 4 जोड़िए 20, मतलब 20। तो ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी टी नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए। इसको एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका और है, EKPTQ कि आपने इस लॉजिक को पकड़ लिया, इस लॉजिक को पकड़ लिया, तो आप क्या करिए, यहाँ देखिए लास्ट वाला क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, लास्ट वाला +6 हो रहा है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट लास्ट वाला देखिए, L ई है ना, ई क्या होता है 5, और +6 करेंगे क्या हो जाएगा 11, मतलब इसके अंतिम में के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, के, किसी के अंतिम में के नहीं, इसी में आप इसको और फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप जो है कि आप प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब शेयर करें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, आप देख सकते हैं कैसे। उर्वरक खाद, यदि किसी भी खाद मतलब फसल में खाद डालेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो शिक्षा में शिक्षक डालेंगे तो शिक्षा तो बढ़ता नहीं है, क्लोरीन में, जल में क्लोरीन डालेंगे तो बढ़ेगा नहीं, पुष्टिकारक मतलब टॉनिक शरीर में डालेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 कार्रवाइयाँ 1 और 2 दी गई हैं। कार्रवाइयों से तात्पर्य उस उपाय अथवा प्रशासनिक निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ आदि के ध्यान दीजिए, आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 49वां क्वेश्चन। इस प्रश्न में एक कथन उसके बाद 2 कार्रवाइयाँ फर्स्ट और 2 दी गई हैं। कार्रवाइयों से तात्पर्य इस उपाय अथवा प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति, ठीक है, समस्या और नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। कथन में दी गई जानकारी को आपको सही मानना है तथा कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि दी गई कार्रवाइयों में से कौन सा क्रियान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। कथन देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कथन जो दिया हुआ उसी के अनुसार कार्रवाई पे हम बात करते हैं। ठीक है, वरुण देश के विभिन्न एयरलाइंस द्वारा किराए में कमी किए जाने से देश के रेलवे को घाटे का सामना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या दिक्कत है, कार्रवाइयों में क्या होगा आंसर, देश वरुण की रेलवे की सुविधाओं को मद्देनजर
मद्देनजर रेल यात्रा में गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। देश जो है कि वरुण की एयरलाइंस के लिए रियायती किराए के लिए योजनाओं की संख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वरुण देश के विभिन्न एयरलाइंस द्वारा किराए में कमी किए जाने से देश के रेलवे को घाटा सामना पड़ रहा है। मतलब ये एयरलाइंस और रेलवे का बात की जा रही है, तो यहाँ पे रेलवे की गुणवत्ता की यहाँ कोई बात ही नहीं। तो पहला हमारा कार्रवाई क्या हो जाएगा, जो है कि सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हमारा कार्रवाई क्या हो जाएगा, ठीक सही हो जा रहा है, क्योंकि इसमें रेलवे की सुविधाओं के मद्देनजर रेल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। ठीक है, देश वरुण की एयरलाइन रियायती किरायों की योजना में संख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं। ऐसा कुछ इसमें बात नहीं किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए कार्रवाई 1 2 इसका अनुसरण करती है, नहीं कार्रवाई 2 नहीं दिए, तो हमारा कौन सा कर रहा है, केवल कार्रवाई फर्स्ट क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ठीक है, यदि प्लस का योग अर्थ है, गुणा का अर्थ योग है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं आपको बतलाता हूँ क्वेश्चन इसको, आइए देखते हैं। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको हमको डायरेक्ट ऑप्शन पे रख के करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए गुणा का अर्थ योग होता है, हमें पहले लिख लेते हैं 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणे 4/3 बराबर 9 आना चाहिए। हम देखते हैं गुणा का भाग क्या है, अरे गुणा का अर्थ क्या है, योग है, तो यहाँ पे प्लस लिख लो, ये 10 लिख लो, ये 4 लिख लो। ठीक, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस हमारे यहाँ, तो यहाँ भाग लगा दीजिए और यहाँ 5 कर लीजिए। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है, तो यहाँ भाग है तो 4 माइनस 3 कर दीजिए। उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। ये 16 गुणे 5/10 भागे तो 5/10 प्लस 4 माइनस 3, इसको काटिए, 5 एकम 5 2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से 8 प्लस 4 माइनस 3, तो 8 4 12, 12 में से 3 जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या, हमको प्रूफ क्या करना था, 9 ही प्रूफ करना था, तो 9 आएगा। इसका मतलब पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे इक्वेशन को चेक करते, उसके बाद तीसरे इक्वेशन को चेक करते, उसके बाद चौथे, जो ऑप्शन सही होता है उसको हम ऑप्शन लगाते। तो हमको क्या हुआ, हम लोग पहले ही ऑप्शन हम लोग सक्सेसफुल हो गए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दोस्तों 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का इस एग्जाम में, मतलब यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखिए आइए, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी, कौन बनी है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है, तो 51 का आंसर हो जाएगा आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी, मतलब आश्रिता वोलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है जो एक उड़न परीक्षण इंजीनियर के रूप में है। वो उड़न है, उड़न परीक्षण के साथ साथ इंजीनियर भी हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र महिला है एक उड़न परीक्षण इंजीनियर के रूप में, वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता जो हैं कर्नाटक की निवासी हैं, और 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम भाग में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली है। ठीक है दोस्तों, 51 का आपका कौन सा हो जाएगा, आश्रिता वी ओलेटी। 52 क्वेश्चन पे आ जाइए, किस किस राज्य के मुख्यमंत्री गार्जियन मिनिस्टर, मतलब गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। ठीक है, गार्जियन मिनिस्टर की असम की नियुक्ति की, किसने नियुक्ति की, असम ने नियुक्ति की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, कौन असम के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मतलब गार्जियन मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए हैं। इन जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों के लिए 13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। नियत मंत्री सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ राज्य की अपनी प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये असम का होगा। गार्जियन मिनिस्ट्री कौन किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया। ठीक है, अगला आ जाइए 53 क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए 53वां क्वेश्चन पे, हाल में किस देश की नोक संस्कृति चर्चा में रही, नोक संस्कृति ध्यान दीजिएगा, नोक संस्कृति नाइजीरिया की है। कहाँ की संस्कृति है,
नाइजीरिया की। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नाइजीरिया में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए गए। ये मिट्टी के बर्तन नोक संस्कृति के हैं। ये मिट्टी के बर्तन किस संस्कृति के हैं? नोक संस्कृति के हैं। इन बर्तनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मधुमक्खी और मधुमक्खी उत्पाद 40,000 वर्ष पहले से उपलब्ध थे। मतलब कि इस जो नोक संस्कृति एक मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जो कि मधुमक्खी से संबंधित है और 40,000 पहले की घटना है। मतलब मधुमक्खी जो हमारे लिए 40,000 पहले से प्रयोग किया जा रहा है और मधुमक्खी पालन 2600 ईसा पूर्व की है। मतलब 2600 से ईसा पूर्व से मधुमक्खी पालन की चर्चा मतलब तब प्रारंभ हो गया था और 1500 ईसा पूर्व मध्य नाइजीरिया संस्कृति विकसित हुई थी। नोक संस्कृति के लोग लौ युग से संबंधित हैं। नोक संस्कृति के लोग किससे संबंधित हैं? लौ युग से संबंधित हैं और युग से संबंधित थे। नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी जाती है। नोक जो है संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी जाती है। और कहाँ की संस्कृति है? किस देश की संस्कृति है? नाइजीरिया की संस्कृति है। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ी बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन रहा? तो बीमा प्रौद्योगिकी आप देखिए भारत रहा। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? देखिए ये कौन सा देश है? ये भारत देश है। एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी 35% हिस्सा है। आंकड़ों से पता चलता है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 122 निजी प्लेसमेंट सौदा माध्यम जुटाई गई कुल पूंजी का 83.66 बिलियन 83.66 बिलियन 83.66 बिलियन का खुलासा किया है। चीन और भारत सामूहिक रूप से एपीएसी क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है। लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? भारत सरकार ने 140% की वृद्धि की है। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने की वृद्धि की है? 140, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएपी फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? डीएपी फर्टिलाइजर या सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी कर दी। अब किसानों को प्रति बोरा 500 रुपये की जगह 1200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को जब 2400 प्रति बोरी की जगह 1200 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पहले 500 था, अब 1200 हो गया, मतलब 140% बढ़ा दिया गया है। उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों अगली पीढ़ी डीएनए अनुक्रमण एनजीएस के विकास के लिए प्रोफेसर डेविड क्लेरनमैन के साथ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता। ध्यान दीजिएगा, ये 56 का क्वेश्चन है। तो 56 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यन। प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यन। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझा देते हैं आपको अच्छे से कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार है जिसे उन्होंने क्रांतिकारी अनुकरणीय तकनीकों के विकास के लिए जीता है, जिसका अर्थ है डीएनए अब सुपर फास्ट समय में पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से इस पुरस्कार में 1 मिलियन मतलब लगभग 8.9 करोड़ नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितना पुरस्कार दिया जाता है? 8.9 पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दें, उस भारतीय विद्वान का नाम बताएं जिसने क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों अगली पीढ़ी डीएनए अनुक्रमण एनजीएस के विकास के प्रोफेसर डेविड क्लेरमैन के साथ 2020 में मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता। डेविड मिलेनियम के साथ कौन कौन जीता है? प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम 8.9 करोड़ रुपए इनको जीता गया, पुरस्कार राशि दी गई है। उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिन्होंने डांस का ऑस्कर जीता है। ठीक है, उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को कोरियो करे, मतलब कि किसी भी जैसे डांस है तो उसको सिखाए, उसको समझाए, उसको करने का स्टेप बताए। ठीक है, तो एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर एमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, डांस का अक्सर क्या होता है? एमी अवार्ड होता है, किसको दिया गया है? सुरेश मुकुंद को दिया। सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020
कोरियो अवार्ड या ऑस्कर ऑफ डांस, कोरियो अवार्ड का ये ऑस्कर ऑफ डांस का ये जीता है। वह कोरियो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी रियलिटी शो में वर्ल्ड ऑफ डांस में अपना काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता से पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुरेश मुकुंद, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? देखिए, ब्लूमबर्ग एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि कौन व्यक्ति कितना धनी है। ठीक है दोस्तों, आइए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कौन बना है इसमें। ये गौतम अदानी बने। कौन बने हैं? गौतम अदानी बने। ठीक है, आइए देखते हैं। दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी, ठीक है, अदानी, जिसको अदानी भी कह सकते हैं, अदानी चीन के झोंग शासन को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। एशिया का, देखिए क्या पूछा है, एशिया का सबसे धनी दूसरे, तो दूसरे हो गए ये गौतम अदानी, जो कि किसको पीछे छोड़े हैं? ये झोंग शासन को पीछे किए, चीन के झोंग शासन को पीछे छोड़ करके बन गए हैं। इस वर्ष गौतम अदानी का नेटवर्थ 32.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन कौन से हैं? देखिए, विश्व के यदि देखा जाए तो हमने एशिया का देखा है, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन कौन आएंगे? तो विश्व के आ जाएंगे जेफ बेजोस हैं। क्या है? जेफ बेजोस। दूसरे पे एलॉन मस्क है। तीसरे पे बर्नार्ड अनाट है। चौथे पे बिल गेट्स है। पांचवें पे मार्क जुकरबर्ग हैं। छठवें पे मुकेश अंबानी हैं। सातवें पे गौतम अडानी हैं। और आठवें पे कौन है? जोंग सांसन, जिसको हरा के दूसरे नंबर पर गौतम अडानी पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। किसने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर इंजोटेमर फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है? एरो इंजन, ठीक है, एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर एजोटेमर फोर्जिंग फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। रक्षा अनुसंधान मतलब डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, मतलब डीआरडीओ ने अपने अद्वितीय 2000 वर्ष में मीट्रिक टन इन इजोटेर्मल फोर्ज प्रेस का उपयोग करके ठीक से विकृत टाइटेनियम मिश्र धातु से उच्च दबाव कंप्रेसर एचपीसी डिस्क के सभी 5 चरणों का उद्घाटन करने के लिए निकट इंस्ट्रूमेंट फोर्जिंग तकनीक का स्थापना की है। यह एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडी हो जाएगा। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2000 अक्टूबर 2022 में भारत में ही होगा। फीफा काउंसिल की बैठक में इसका ऐलान किया गया था। यह प्रतियोगिता 2022 में 11 से 30 अक्टूबर तक होगी। पहले विश्व कप 2020 में 2 से 21 नवंबर के बीच भारत में होना था। 2020 में होने वाला था, लेकिन 2022 में इसको कर दिया गया। अब 2022 में 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक होगी। पहले 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बीच होना था। यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट है। इससे पहले भारत में 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। अंडर 17 भी किया गया था, कब? 2017 में, लेकिन अब ये कब की दूसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करना हो कमेंट करके मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए 61 अब क्या है, हमने जो 51 से लेकर 60 तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने करंट अफेयर पढ़ लिया। अब सामान्य जागरूकता के बारे में पढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन के त्योहार डैश के त्योहार में फगुआ के नाम से जानते हैं? तो सभी लोग जानते हैं होली। होली को किस नाम से जानता है? फगुआ का नाम जाता है। होली का त्योहार फगुआ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फागुन के हिंदू कैलेंडर के महीने में आयोजित किया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च के मध्य में आती है। होली का लोकप्रिय रूप से भारतीय वसंत का त्योहार है, रंगों का त्योहार या प्रेम का त्योहार के रूप से भी जाना जाता है। यह वसंत के आगमन, सर्दियों के अंत और प्रेम के प्रफुल्लित होने का प्रतीक है। प्रेम का प्रफुल्लित होने का भी ये प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, पुंग कोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंग कोलेम, तो पुंग कोलेम किस राज्य का है? कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति राय का पहला उपन्यास था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग, एक मिनट दोस्तों, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ी हो गया कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दिया। पुंग कोलम किस राज्य का लोकनृत्य? कर्नाटक का। ठीक है, पुंग जिसका अर्थ होता है ड्रम्मा की गर्जना। ठीक है, ड्रम्मा की गर्जना एक मणिपुर नृत्य है, एक मणिपुर का क्या है, नृत्य है। यह मणिपुर संस्कृति, ये तो गड़बड़ हो गया, ये दूसरा नहीं होगा, ये चौथा होगा, मणिपुर की है। संस्कृति कहाँ की है? ये पुंग कोलम कहाँ की है? मणिपुर की नृत्य है। ठीक है, यह मणिपुर संस्कृत कीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य का मूल रूप है। यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर राम रास लीला से जुड़ा है। युग कोलोम का मूल और तथा तत्व मणिपुर मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। ये मणिपुर का है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत में लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1997 में अदिति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भारतीय लेखक अदिति राय का पहला उपन्यास है। इनका कौन सा उपन्यास आता है? ये पहला उपन्यास था। कैसा उपन्यास था? पहला पहला उपन्यास था और जिसने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार इसी के लिए जीता था। मैन बुकर पुरस्कार इसी के लिए जीता था। और यह जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों की कहानी है, जिसमें लवलाज द्वारा नष्ट हो गए, जिसके जीवन लवलाज द्वारा नष्ट हो गए। ठीक है, जुड़वा बच्चन की कहानी इसमें है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 64वां क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको हम बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया? तो इसको कब स्थापित किया गया? 1907 में स्थापित किया। कब किया गया? 1907 में स्थापित किया गया। पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेद टाटा और दोराबजी टाटा द्वारा 26 अगस्त 1907 को इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। लेकिन टाटा ने तो 1901 में बाद में पहली बार बड़े पैमाने पर लोहे का काम शुरू किया, जो 1907 के टिस्को के रूप में स्थापित किया गया था। इसने तो 1912 में जमशेद जी के टाटा समूह को एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू कर दिया। जमशेद जी 2012 में उन्होंने स्टील के रूप में भी शुरू कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चेतन भगत सिंह से है। 65 काय पोछे चेतन भगत सिंह की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काय पोछे पर आधारित है? काय पोछे एक पिक्चर है, आप लोग जानते होंगे, सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर है। किस पुस्तक पे आधारित बुक है? ये थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे ये बुक जो है आधारित। आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड कर लिए थे, उनकी बहुत ही अच्छी पिक्चर है काय पोछे। आप अच्छे से ये पिक्चर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और साथ ही साथ ये किस बुक पे आधारित है तो ये हम लोग को नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ से ही, ये थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ पुस्तक से ही ये रिलेटेड पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो चेतन भगत का उपन्यास द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ पर ये आधारित फिल्म है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे आ जाए, 66 क्वेश्चन पे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहा जा सकता है, क्योंकि गुजरात में जो ये कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर था, और जिसमें 256 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है। यह कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वनों के पर्यावरणीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे आ जाइए, 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुजरात, राजस्थान में कपड़ा पर किए जाने वाला एक कला का नाम है। गुजरात में और राजस्थान में कपड़े पे कुछ कलाकारी की जाती है, तो ध्यान दीजिए उस कलाकारी का क्या नाम है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उस कलाकारी का नाम आपको देखिए, क्या इक्कट है, बांधनी, पैठानी, चंदेरी, ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बांधनी। क्या हो जाएगा? बांधनी। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में बांधनी, गुजरात और राजस्थान के कपड़ा पर किया जाने वाला एकमात्र कला का नाम है बांधनी। एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है, जिसे नाखूनों के साथ कपड़े के साथ कई छोटे छोटे बांधने पर सजाया जाता है, जो एक अलंकारिक डिजाइन बनता है। यह परंपरागत रूप से गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब क्षेत्र से जुड़ा है। बदनी साड़ी विशेष रूप से गुजरात
और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। किस राज्य द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले अपनाया गया था? किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? तो आप समझ सकते हैं, देखिए कब, राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को ही क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। और नागौर जिलों से आरंभ किया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान अन्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया, क्योंकि विभिन्न राज्यों के पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए थे। पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य राजस्थान है, तो दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये पद्म विभूषण क्रम में भारत के नागरिक सम्मान किस क्रम का है? पद्म विभूषण, ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण कौन सा है? दूसरा सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, और अब देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, दूसरा कहाँ है, चौथा, दूसरा, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? दूसरा। तो पद्म विभूषण क्रम में भारत का कौन सा है? दूसरा है। प्रथम पे कौन है? प्रथम पे प्रश्न आता है भारत रत्न, क्या होगा? भारत रत्न होगा, फिर पद्म विभूषण होगा, फिर क्या होगा? ये हो गया, जो कि देखिए, अच्छा, जिसका स्थान भारत रत्न के बाद है। 2 अक्टूबर 1954 को स्थापित है। यह पुरस्कार बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, व्यवसाय या पद के असाधारण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। असाधारण और विशिष्ट के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखिए 70 का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि डैश का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सारे भाइयों को पता होगा। ये क्या होगा? नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब 9 शुभ रात्रि। ठीक है, एक त्योहार है जो देवी दुर्गा माता का है, 9 रूपों को मनाया जाता है। ये 9 रातों 10 दिनों तक पहले चलने वाला हिंदू त्योहार है, जिसे हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गा पूजा नवरात्रि का पर्याय है, जिसमें देवी दुर्गा के दानों का वध करके धर्म स्थापित करने के लिए विजयी होती है, उसके बारे में इसको बताया जाता है। ठीक है, तो नवरात्रि बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार, आप जानते होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के रहने वाले हैं तो। अब आ जाइए दोस्तों, क्या पढ़ते हैं? अपठित हिंदी गद्यांश और विवेचन। सबसे पहले हम हिंदी को पढ़ेंगे, उसका विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसका उत्तर भी देंगे। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं जिस घर में रहती थी वो मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उसने पूछा कि वह कुछ खाना चाहता। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा तो मेरी समझ में उसकी बातें नहीं आ रही थी। मैं तो मेरी सहायता के लिए उससे एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, या आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर नीना अंडे कीड़े, मतलब नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे का शक्ल बना उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा की था कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य से लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन के रंग दे दिए और उसके चेहरे पर खुशी से दमक उठा। उसने अंडे का आकार की रेखा नहीं खींच गई तो मैंने उससे चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी वह सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा था। ठीक है दोस्तों, ये इस वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य के साथ अनुसार देखिए आंसर क्या होगा, बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 71वां, हमने ये वाक्य अपठित हिंदी गद्यांश पढ़ा। अब 71वां क्वेश्चन करते हैं। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े के शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्यों किया? प्रयोग किया क्योंकि, इसलिए किया वो, क्योंकि वो जब वो उस लेखिका से बोलता है कि कीड़े खाने हैं, तो जो समझ नहीं पाती, जब वो समझ नहीं पाती सिर्फ अंडे कीड़े का प्रयोग करता है, तो वो जान गया था कि लेखिका उसकी बात को समझ नहीं पाई थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आ जाइए, अनुच्छेद से पता चलता है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, मतलब 1.5 साल का वो बच्चा था, तस्वीरें चाहते हैं, कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी बातों को कहने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरा हो जाएगा। तस्वीरें तो नहीं चाहते, कागज नहीं चाहते, ना रंग चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी बातों को कहने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस समझ में ज्ञान होता है कि टेढ़े मेढ़े बच्चे कथ्य के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। आ जाइए 73वां क्वेश्चन पे। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा
टेढ़ी मेढ़ी जो है कि करना दो अलग चीज़ों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। हर हालत में बच्चा अपनी बात को लकीरों के लिए मानता है। नहीं जी, पहला एकदम सही होगा। देखिए 73वां का क्या हो जाएगा, पहला। क्यों? क्योंकि दो अलग चीज़ों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। मतलब एक अंडा था, एक रंग था, लेकिन इसको दोनों अपने अलग आकार से आकृति को समानता खोज लेता है। ठीक है। 1.5 साल का बच्चा, 74वां क्वेश्चन, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? बच्चा अंडा नहीं बन सकता, नहीं बना सकता। बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। बच्चे अंडा देखा नहीं इसीलिए वो अंडा नहीं बन पाया। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। जी, बच्चा अंडा नहीं बना सकता, ये ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। चौथा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां देखिए, रेखांकित रेखाओं में बच्चों ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह रहा था? रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह रहा था? तो बच्चा वृत्त को क्या कह रहा था? चूड़ी कह रहा था। ठीक है। रेखाओं ने बच्चे को कीड़े कहा, इसीलिए बच्चा वृत्त को चूड़ी कह सकता था। क्या कह सकता था? चूड़ी कह सकता। चम्मच तो कौन सा पेड़ नहीं कह सकता, छतरी नहीं कह सकता, क्या सकता था? क्योंकि वो गोल था, तो गोल को हम क्या कर सकते? चूड़ी कह सकते। इसके बाद 76 से आ जाइए। 76 से अब अगला गद्यांश को पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश को, उसके बाद उसका उत्तर हम लोग देंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प चुनिए। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने को गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखा जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाए। जो बातें हुई वो लिखा जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी की विधा को, पवित्रता को समझा। और गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, ये इबादत करने जैसा विद्या है और हमें शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने में शक्ति प्रदान होगी। ये हमारे जो गद्यांश थे, अपठित गद्यांश। उसके बाद आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। 76 का प्रश्न क्या कह रहा है कि अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु ने अपनी डायरी में काटने की गति के हिसाब से लिखा था। नहीं, ऐसा गलत है। उन्होंने डायरी को सही से बातें लिखी थी, ये भी गलत है। उसने डायरी में वगैरह शब्द का, हाँ उसने डायरी में क्या किया था? वगैरह शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया था। तीसरा सही हो जाएगा। 76 पे आ जाइए। गांधी ने वगैरह शब्द इतनी पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? गांधी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वगैरह शब्द कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं करता, ये कहिए करेक्ट है। गांधी जी की दृष्टि में वगैरह शब्द क्या करता है? कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है, मतलब वगैरह शब्द यूज प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा मतलब 78 वाला, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? देखिए गांधी जी ने इसको क्यों कहा? दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल नहीं, दोनों कार्य रोज किए जाते नहीं, दोनों में अच्छा देखिए, इसलिए इबादत करने जैसा कहा क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है। आगे आ जाइए। डायरी लिखना इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? 79 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 79 के बाद 80 हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हिंदी अपठित गद्यांश। तो पहला क्या कह रहा है? डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, 79 ध्यान दीजिएगा, 79 क्या कह रहा है? डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च, नहीं बिल्कुल नहीं, गांधी जी से महत्वपूर्ण नहीं, इसमें व्यक्ति का अच्छा समय गुजर नहीं, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। चौथा इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्या है? सही होगा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? 80 का क्या हो जाएगा? लोगों को उनकी गलती का एहसास करते? बिल्कुल नहीं। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल सही, ये दूसरा आंसर नहीं। तो हस्ताक्षर करते ताकि जांच कर, नहीं बिल्कुल गलत। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि नियम था, नहीं नियम कुछ नहीं था। दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप तक 80 तक पहुँच गए होंगे और आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और नेक्स्ट जो है कि 81 से लेके 100 तक हम लोग को पहुँचना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप टेंशन फ्री रहिए, आप इसको करने चलते हैं। अगला 81 क्वेश्चन जो कि ग्राफ और व्याख्या से विश्लेषण है। ठीक है। आइए देखते हैं ग्राफ के प्रश्न को। आइए 81वां क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं 81वां क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 81वां, ग्राफ व्याख्या
ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। अब देखिए औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति, जैसे ये 1200, 900, 1100, 800 दिया हुआ है, ये मारे गए हैं। और कोयला खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या है। बस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया तो आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ष 2006 में कोयला की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना मारे सके व्यक्तियों की संख्या से कितनी प्रतिशत थी? 2006 पे आ जाइए। 2006 में कोयले में खाने व्यक्ति की संख्या कितनी भैया? 300 है। कितनी है? 300। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये कितनी है? 300 है। तो जब औद्योगिक मारे गए 300 है, अरे कोयला में मारे गए कितने हैं? 300 है। और क्या कह रहा है? औद्योगिक दुर्घटना मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कितना? औद्योगिक में कितने मारे गए हैं? 1200 मारे गए हैं। गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको काटिए 100 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है दोस्तों, इज द करेक्ट आंसर। 25% हो जाएगा इसका आंसर। आगे आ जाइए। किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयलों की खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी? किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना और खानों में कुल मिलाकर गए मारों की संख्या सबसे कम थी? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या पड़ेगा? दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 2009 में, इधर से गिनते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। 2009 में 200 और 800, 2009 में कितने हो जाएंगे? 2009 में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितने हैं? 1000। मतलब 1000 व्यक्ति मरे थे। 2008 में आ जाइए। 2008 में ये 200 प्लस 1100 कितने हो जाएंगे? 1300। बात समझ में आ रहा है? 1300। उसके बाद 2007 में आ जाइए। जब 2007 में आ जाएंगे तो देखिए 150 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 1050। 1050। इसको जोड़िए 2006 में। जब 2006 में आएंगे तो 300 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 1500। पूछा क्या हमसे क्वेश्चन? सबसे कम किसमें थी? सबसे कम किसमें हो जाएगी? अब देखिए इसमें किसमें हो जाएगी? 2009 में। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाइए। किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों की छोड़कर औद्योगिक दुर्घटना मरने वालों की वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष कोयलों के खानों में मरने वालों को छोड़कर, कोयले के खानों को छोड़ दीजिए, ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की संख्या सर्वाधिक थी। तो यदि आप देखेंगे 2006 में 1200 मरे थे औद्योगिक वाले में, 2007 में 900 मरे थे, इसमें 1100 मरे थे, इसमें 800। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 2006 इज द करेक्ट आंसर। 2006 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने मरे थे? 1200 लोग मरे थे। ठीक है, कोयला को छोड़ना है, कोयला को नहीं लेना है। आज ये अगला प्रश्न क्या है? 84 वाला। किस वर्ष किस वर्ष अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मरने वालों को छोड़कर कोयले की खादों में मरने वालों की संख्या सबसे कम थी? अब देखिए, अब औद्योगिक को छोड़ दीजिए, अब कोयले वाले पे आ जाइए। तो कोयले में आप देखेंगे तो इसमें कम पूछा है। तो इसमें 150 मरे थे, इसमें अरे सॉरी, इसमें 300, इसमें 150, इसमें 200, इसमें 200। किसमें सबसे ज़्यादा मरे थे? 2007 में मरे थे। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। 84 का आंसर कितना हो जाएगा? ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए? औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाएं कोयलों की खानों में कुल कोयलों के खानों में कुल मिलाकर मारे गए? तो औसतन पूछ रहा है। देखिए 2006 में कितने मरे थे? 1500 मरे थे। 2007 में कितने मरे थे? 1050 मरे थे। 2008 में कितने? 1300 मरे थे। 2009 में कितने? 1000 मरे थे। इनका औसत पूछा है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए जीरो हो जाएगा, 0, 5, ये भी 5, और हाँ से 5, 3, 4 कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी, 5, 3, 8 कितना हो जाएगा? 8। तो ये 4850 लोग मिले थे, मरे थे पूरा मिला करके। ठीक है, तो ये 4 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हैं, 4 दूनी के 8, 4 पच्चे 20। तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1212.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सॉरी, 84 का आंसर ऑप्शन नहीं दिखा आपको, ये रहा 1200, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, आप देख सकते हैं 1212.5 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए दोस्तों 86 से लेकर 90 तक पढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दिए। एक कंपनी के कई वर्षों की आय व्यय विवरण लाखों रुपए में है। ठीक है, कितने? लाखों रुपए में है। तो देखिए आय है तो ऐसे से किया गया, और व्यय है तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट। ये आय है, ये व्यय है, ये आय है, ये व्यय है। मतलब आय मतलब फायदा, ये है तो खर्चा।
ये फ़ायदा खर्चा आय व्यय आय व्यय, ठीक है दोस्तों। 1982 83 84 85 वर्ष दिया हुआ, ये क्या है लाख रुपए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख, ठीक है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। इतना मैंने आपको समझा दिया ग्राफ में। ग्राफ का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1983 तथा वर्ष 1985 में लाभ का अंतर कितना है। तो लाभ देखिए क्या है, ये था ये व्यय, ये लाभ, ये आय था, ये खर्चा था, ये आय था खर्चा था 1983 1984। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1983 में कितना लाभ था, आइए देखते हैं। 1983 में कितना व्यय था, पहले देखिए 1983 में कितना था, आय 50 था और व्यय कितना था 30 था, तो लाभ कितना हुआ होगा 20। हम देखिए आय बराबर आय माइनस व्यय जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमारा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये देखिए 50 था, ये 30 था, तो इनके बीच का लाभ हमने कितना निकाला, 20 लाख, ठीक। उसके बाद क्या 84 में, 84 में देखिए इसका कितना था 40 था, इसका 30 था, इसका फिर अंतर कितना आया 10। इन दोनों का अंतर हमने निकाला, लेकिन इन दोनों को निकालने के बाद इसका अंतर हमसे पूछा है, मतलब 1983 का लाभ 1984 के लाभ का अंतर बताइए। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपए, मतलब इनके बीच का कितना अंतर है 10 लाख रुपए। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उन वर्षों की संख्या कितनी है, अगला क्वेश्चन क्या, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों औसत आय की अधिक रही हो, ठीक है। अब देखिए कितने इतने वर्ष हैं, औसत आय हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 30, सॉरी आय का पूछा है, ये 30 है। मैं देखिए मैं लेता हूँ एक कॉपी और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ, तो कितना है ये 30 है। उसके बाद कितना है अगला, इसमें 50 50 आय है, 50, उसके बाद कितना है 40 है, उसके बाद 60 है, 60 उसके बाद 60 है। तो अब इसको जोड़ेंगे और कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे ताकि औसत पता चल जाए। ये जो 240 बटा में 5, 240 बटा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 48 लाख, कितना आ जाएगा 48 लाख। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ये 48 लाख आ गया, कितना आ गया हमारा, हमने आपको दिखा रहा हूँ, ये 48 लाख आ गया। पूछा क्या है, उन वर्षों की संख्या कितनी जिनमें आय दिए गए वर्षों औसत आय से अधिक रही। तो 48 लाख आया है, तो कितने इसमें हो जाएंगे 48 में से, आप देखेंगे दो ही ज़्यादा हो रहे हैं। कौन कौन ज़्यादा हो रहा है, वर्ष 1983 कितने, तीन ज़्यादा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 48 से एक ये ज़्यादा हो रहा है 50 लाख वाला, और एक 60 लाख वाला है, फिर और एक 60 लाख वाला। तो मतलब 1983 वाला, 1985 वाला और 1986 वाला ज़्यादा होता है। आंसर क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, आंसर तीन हो जाएगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है। सभी वर्षों को औसत आय तथा औसत लाभ, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल का मतलब कि औसत लाभ, देखिए औसत लाभ क्या होगा, सारे को जोड़ कर 5 से भाग दीजिए। देखिए इसमें से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 10, ठीक। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10, इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 में से 40 20, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 60 में से 40 घटाएंगे तो पहले 20 लिख लीजिए। उसके बाद 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब बटा में 5 कर देंगे, 25 45 45 10 55 55 55 10 65 55 10 65 65 10 75 85, कितना हो जाएगा 85 बटा में 5, इसको काटेंगे 5 एक 5 5 17, कितना औसत आया 17 आ गया। ऐसे कितना आया 17 लाख रुपया, कितना आया 17 लाख। अब एक चीज़ और आपको देखना है, जब ये 17 लाख आ गया तो ये जो हमने निकाला है औसत लाभ निकाला, ठीक है। औसत लाभ तो हमने निकाल लिया, मतलब औसत लाभ तो सेकंड में, और औसत हमको आय भी चाहिए, क्या चाहिए औसत आय भी चाहिए। तो औसत आय भी जैसे जस्ट पहले हम लोग निकाला था 48 आया था, सारे को जोड़ के हमने क्या किया था 5 से भाग दिया तो 48 आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 अनुपात 17, इसका आंसर हो जाएगा 48 अनुपात क्या हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1982 में देखा जाए तो लाभ 10 था, 10 लाख था। अब 30 में से 20 घटा के देखिए 10 लाख था, और कितना 1986 के पूछा, इसमें लाभ कितना हुआ है, इसमें 35 हुआ है। इसमें लाभ कितना हुआ है, इसमें लाभ 35 हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसमें लाभ कितना हुआ है, सॉरी 35 नहीं 25, कितना हुआ है, ये 60 था ये 45, 60 था ये 35 था, कितने का लाभ हुआ है 25 का लाभ हुआ है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 लाख का फायदा हुआ है। तो कह रहा है कि कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ 10 था यहाँ 25 हो गया, कितने की वृद्धि होगी 15 की वृद्धि होगी। पहले 10 लाख का पहले प्रॉफिट था, घट बढ़ के कितना हुआ
25 हो गया। बात समझिएगा दोस्तों, 1982 में जो लाभ था उसका 10 लाख का था, और 1986 में यदि आप देखेंगे तो 25 कितने की वृद्धि हो गई, 15 की वृद्धि, कितने पे, 10 पे हुई ना। तो अब इसके बाद 100 का गुणा करके 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 150% इसकी वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 150% इसकी वृद्धि। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ष 1982, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए, कुल आय और कुल व्यय, अब कुल आय और कुल व्यय हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। तो कुल आय अभी हम लोग निकाला था, हालांकि कहीं रख दिया, चलिए देखते हैं। आइए, ये कुल आय कितना है, 30 है। 30 50, 30 50 80, 80 और 40, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120, 120 में 60 जोड़ दीजिए, 180, 180 में 60 जो 240 हो जाएगा। तो मतलब जो आय है, कुल आय कितनी हो गई, 240 लाख। कितना होगा, 240 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्यय। व्यय तो जोड़ेंगे तो देखिए, 20, 30 50, 50 30 80, 80 40, 120, 120 में यदि आप जोड़ देंगे, 120 में 25, 120 में 35, 120 में 35 जो 155, कितना हो गया, व्यय कितने हो गया, कुल व्यय कितना हो जाएगा, 155। कितना हो जाएगा, 155। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 155 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा, क्या पूछा, इन दोनों के बीच का कितना अधिक है। तो कितना अधिक भैया, इसको घटा दीजिए, 0 में से 5 जाए, नहीं जाएगा, 5 इधर से लेंगे, कितना हो जाएगा, नया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा, 85। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 लाख रुपए इनके बीच का अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का ए हो जाएगा, 90 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के 91 से लेकर के 91 से लेकर के कहाँ तक जानेंगे, 95 तक जाएंगे। 91 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे। आइए देखते हैं इसको। तो निम्नलिखित सारणी में 1991 से लेकर 1995 तक दिए गए समय काल के किसी परिवार का व्यय विवरण देती है। सारणी का अध्ययन कीजिए, आगे आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें दिया व्यय की मद, ये सब क्या-क्या, मतलब व्यय किसमें-किसमें खर्चा हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, और कितने 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और योग, ये सब 95 तक दिया हुआ कि कितना इन्होंने खर्चा किया है। ठीक है, और वो भी व्यय 0-0 रुपए में दिया गया। ठीक है, कैसे दिया है, रुपए में दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूँ, भोजन पे 800, 1991 900, 1000, 2000, 1200, 1400, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1991 से लेकर 1995 के मध्य शिक्षा पूर्व व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए, 1991 से लेकर 1995, 1991 शिक्षा का हमारा ये है, शिक्षा पहले कितना था, 150 था। ठीक है, और बढ़ के कितना गया, 1995 300 गया है। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। तो यहाँ देखिए, शिक्षा बढ़ के 150 से बढ़ के कहाँ गया है, 300 गया। कितने की वृद्धि हुई है, ये 150% की वृद्धि हुई है। कितने पे, 150 पे, गुणा 100 कर देंगे, 100 से 100 कर जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं, 150 का दुगना हो गया तो 100% की वृद्धि हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन 92 पे आ जाइए। 5 वर्षों का मिलाकर कुल व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। तो मकान का किराया कितना है, मकान का किराया देख लीजिए, 150 है, 150 है, 210, 240, 300, मतलब 1050 है। कितना है, 1050। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो 1050 टोटल मकान पे खर्चा हुआ है, और पूरा खर्चा कितना हुआ है, 10,500 हुआ है। कितना हुआ है, 10,500। कितना परसेंट पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 105 से कम कितना परसेंट, पूरे खर्चे का मकान पे कितना गया है, 10% गया है। बात समझ में आ रहा है, मतलब पूरा खर्चा में उसके, पूरा खर्चा 10,500 का है, जिसमें से 1,050 रुपया वो क्या दे दिया, किराया दे चुका है। ठीक है, मतलब 10% अपना उस पर खर्चा कर चुका है। 1991 की तुलना में 1992 में निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई। कह रहा है किस 1991 से लेकर 1992 में किस पद पे, किस भोजन पे, किराए पे, किस पे वृद्धि नहीं हुई। तो देखिए आप, मैं बता रहा हूँ, मकान की किराया 1991 में भी 150 था, 1992 में भी 150 था। कौन सा हो जाएगा, मकान का किराया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सॉरी आपने देखा नहीं, अब फिर से दिखा दे रहा हूँ। 1991 से तुलना में 92 की तुलना में किसमें वृद्धि, मकान के किराए पे तुलना नहीं हुई है। ठीक है, मतलब उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1991 में भी 150 था,
₹150 किराया था और इसमें भी कितना था 150, कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1991, 1992, 1993, 1994 और 1995 कुल व्यय को देखते हुए 1996 का संभावित व्यय क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए, पहले इस तरीके से हमको करना होगा कि 1992 में कुल व्यय कितना हुआ 1500। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। देखिए मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा नीचे में लेके आता हूँ। तो जब नीचे लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि 1991 में 1500 खर्चा हुआ, 1992 में 1700 खर्चा हुआ, मतलब ये देखिए कितना जा रहा है, प्लस 300, प्लस 200 जा रहा है, फिर प्लस 300 जा रहा है। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें फिर प्लस 400 जा रहा है, फिर इसमें देखिए प्लस 500 जा रहा है, मतलब हर साल 100-100 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए तो कितना, ये जब 2900 है तो आप 2900 में इतने लाख रुपए हैं, तो 2900 है तो 2900 में फिर 600 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3500 करोड़। कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 3500, कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में कितना, क्यों 3500 आया जान सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कितना जोड़ा है 600 जोड़ा है, क्योंकि हर में 200, 300, 400, 500, तो अगले में कितना जोड़ेंगे 600 जोड़ेंगे। तो जब 2900 में हम लोग जोड़ेंगे तो 1995 में आप देखा कितना था 2900 था, जब 2900 हम जो पूरा जोड़ेंगे 600, तो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3500, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 95 पे आ जाइए। तो सभी पांचों वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय है? पांचों वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय हुआ है? ठीक है, देखना पड़ेगा। तो 19 अब देखिए क्या करना है इसमें, अ, भोजन पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा व्यय किस पे हुआ है? इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये देखिए, इधर देखिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो पाँचों वर्षों में 5 वर्ष का योग देखा जाए तो ये देखिए भोजन में पूरा जो है 5000 है, मकान का 1700, 250, 1000, 500, 1500 है ना। तो ये सब चीज़ देखिए सबसे ज़्यादा किस पे हुआ है, भोजन पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 95 का हमारा चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। अब 95 तक हम लोग कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग आज गए हैं 96 पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं 96। निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विभिन्न फैक्ट्रिया को में स्कूटर का वार्षिक उत्पादन हजारों में है। ठीक है, PQRST ये सब हमारे फैक्ट्री हैं और हर साल का उत्पादन दिया हो किसमें, हजारों में, 20,000, 15,000, 24,000। ठीक है, आगे जाइए, अब एक क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर का उत्पादन 1985 से लेके 89 तक समयावधि के औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। तो अब देखिए इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा। 1985 का औसत उत्पादन कितना, 1985 कहाँ है, ये रहा। तो 1985 का औसत उत्पादन आप देखेंगे तो 1985 से लेके इतना तक तो सभी का देना है। तो इसको हम थोड़ा-सा आपको अच्छे से समझाते हैं, देखिए रुक जाइए। तो 1985 से जब हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 1985 में कितना है, 115 है और 108 है, और 1987 में 149 है, और 1988 में 102 है, और 1989 में 101 है। इसको 5 से भाग देना है, क्यों, क्योंकि औसत है। इसको जब जोड़ेंगे तो 575 बटा में 5 आ जाएगा, 5, 1, 5। ठीक है, 5, 1, 5 मतलब 115। मतलब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है यही बताना है। तो 115 तो औसत आ गया, तो औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर, किसके औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है भैया, 1985 के वार्षिक उत्पादन के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं 115 है, इसका भी 115 आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। मतलब इसका ऑप्शन आप देखिए तो 115 है ना, देखिए तो इसी के बराबर 1985 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1988 की तुलना में किस फैक्ट्रियों ने 1889 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की? तो ध्यान दीजिएगा 25% की किस में प्रदर्शित की, तो आप देख सकते हैं कि क्यू है, पहले 20 था, उन्नीस सौ किस में, 1988 88 की तुलना में किस फैक्ट्री ने उस 89 की उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की? तो क्या देखिए इसमें 4/13,
देखिए दोस्तों, ये 1988 में देखिए इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। इसमें बढ़ोतरी हुई तो ये नहीं होगा, इसमें कमी हुई इसको चेक करेंगे, इसमें भी कमी हुई इसको भी चेक करेंगे, इसमें बढ़ोतरी इसमें को नहीं चेक करेंगे, इसमें भी कमी हुई इसको भी नहीं चेक, क्योंकि ये देखिए 6 कमी हुई 41 से तो आंसर आएगा नहीं। तो आइए 2 को देखते हैं, किसको, क्यू और आर को चेक करेंगे। तो क्यू आर को क्या चेक करेंगे, देखिए कितने परसेंट की हुआ है, 25% की कमी बताया है, 25% की बढ़ोतरी को किया है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, 20 था तो 20 में से 5 की कमी हुई है, कितने पे 20 पे कमी हुई है, कितना हो जाएगा, गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटिए 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 25% की कमी हुई है, ठीक है। तो हमारा तीसरा इज द नहीं, किसके बीच में किसकी किसकी कमी प्रदर्शित करता है, तो ये हो गया पी। अब उसके बाद आ जाइए, देखिए 12 16 से 14 हुआ है, तो 16 से 14 कितना हुआ, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 गुणे 100, 16 गुणे 4 चौको 16 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और आर 25% क्या हो जाएगा आंसर हमारा, से हो जाएगा। क्यू और आर क्या करता है, 25% की कमी हमको शो करता है, ठीक है दोस्तों। अगर जो 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन की फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात है, तो ध्यान दीजिए 1985 में 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों का उत्पादन कि फैक्ट्री टी में हुए स्कूटर के उत्पादन से अनुपात है, तो ये 98 का क्वेश्चन है। तो स्कूटर का अनुपादन 85 में, पी 85 में क्या है, पी कितना किया है, 20 किया है, 25 पी कितना किया है, 20 किया है। उसके बाद क्या पूछा है, टी 1985 में टी कितना किया है, 40 किया है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए 1 और उसको हो जाएगा 2, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2। 98 का क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। 98 का क्या हो जाएगा 2, एक सही 2 आंसर हो जाएगा। आ जाइए 99 क्वेश्चन पे। आइए देखिए, किस वर्ष स्कूटरों का उत्पादन सर्वाधिक था, ये प्रश्न पूछा है। तो उसमें देख सकते हैं कि वर्ष 1987 में कुल उत्पादन 149,000 सर्वाधिक था, 149,000 सर्वाधिक था। तो आप देखेंगे 1987 में 149,000 किया गया था, कितना स्कूटर का उत्पादन किया था टोटल, 149,000, पी क्यू टी आर के द्वारा। आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। देखिए इसमें एक में 1985 में 115, 108, 149, 102, तो किसमें किया गया है, 1987 में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है दोस्तों। किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर का कुल उत्पादन समयावधि 1985 से लेकर 1989 में हुए स्कूटरों का कुल उत्पादन का 20% था। तो देखिए 1985 से लेकर 1989 तक के कुल उत्पादन का 20%, कुल उत्पादन का 20% कितना था, कुल उत्पादन का 20% किसके बराबर था, कुल उत्पादन हमारा कितना है अभी बताते हैं। देखिए दोस्तों, कुल उत्पादन हमने जोड़ा था 575 आया था, कितना आया था 575। अब इसी का 20% यदि हम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका 20% निकालेंगे, तो जब 20% निकालने को बोल रहा है तो किसके बराबर था वही चेक करना है। तो 20% इसका निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 115। तो 115 आपको बता दें किस में था, ये क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया है, मतलब रिपीटिंग मतलब थोड़ा सा रिलेटेड हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1985, मतलब 20%, कुल उत्पादन का 20% किस वर्ष के बराबर था, 1985 के बराबर था। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। हाँ दोस्तों, देखिए एक पूरे का जब टोटल किए हैं 575 आया, 575 का जब 20% निकाले हैं, देखिए पूरे का जब योग किए हैं तो 575 हुआ है, जब पूरे 575 का एक 20% निकालें तो 115 आया है। तो किसके बराबर आ गया, 1985 के बराबर आ गया, किसके बराबर, 1985 के बराबर। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1985 इज द करेक्ट है, क्योंकि इसका 115 आ जा रहा है, ठीक है। 115 मतलब 115,000 उसने क्या किया है, स्कूटर बेचा 1985 में। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे जो वादा किया था, आज प्रैक्टिस सेट तीसरा मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा इसको। और कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और किसी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।